नमस्कार, एएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे यह अपील करता है कि अगर दिख रहे हैं आप में कोरोना के लक्षण तो जल्द ही जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब से बिहार पुलिस ने जांच शुरू की है, हंगामा बढ़ता जा रहा है। इस बीच जिस तरह से बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया है, इस पर बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि पटना आईजी इस बारे में बीएमसी को विरोध पत्र लिखेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ने सुशांत सिंह की मौत की जांच को प्रभावित किया है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये डिसीजन हुआ कि पटना के जोनल आईजी साहब एक प्रोटेस्ट लेटर बीएमसी के चीफ को लिखेंगे। वो लेटर ड्राफ्ट हो गया है, मैं समझता हूँ 1 घंटे के अंदर चला जाएगा। क्वारंटीन जो किया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दे ही दिया है कि ये उचित नहीं है। बीएमसी के वहाँ जो महाराष्ट्र सरकार का क्वारंटीन का गाइडलाइन है उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको देखने से ये लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस में इसमें एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर एसपी पटना ने चिट्ठी लिख करके अपने काउंटर पार्ट को डीसीपी बंद्रा को सूचित किया था, टेलीफोन से भी बात किया था। तो ये सब बातें हुई। आईपीएस में नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी व्यवस्था करके किसी गेस्ट हाउस में ठहरे। उनकी गाइडलाइन में है कि उसको उस पदाधिकारी को ये एग्जम्पशन दिया जा सकता था। उस रूल को कोट करते हुए पटना के आईजी साहब बीएमसी के चीफ को आज एक पत्र लिख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस कर रही है और इस मामले में लगातार नए मोड़ भी सामने आ रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, साथ ही 2 राज्यों की पुलिस और एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिहार पुलिस की ओर से इस मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे पुलिस अफसर को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया है, जिस पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। गलत है। आप सबको पता है कि 1 सप्ताह से बिहार के 4 पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी वहाँ पर हैं। पूरा देश देख रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो डीसीपी ऑफिस पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं मुंबई में, वो भी फ्लाइट से गए थे, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। और जब कल पुलिस आईपीएस ऑफिसर को भेजा गया कि इस मामले की छानबीन को और तेज करने के लिए, तो और मुंबई पुलिस को जानकारी दे दी गई इनके ट्रैवल के बारे में कि ये जा रहे हैं, इस फ्लाइट से जा रहे हैं और इनको इनके रहने का और इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर भी आपको पता है कि स्क्रीनिंग होता है, वहां पर कुछ नहीं हुआ। और रात में जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो लेट नाइट इनको जा करके बीएमसी ने इनको क्वारंटीन करके कन्फाइन कर दिया है। तो ये तो शर्मनाक है, ये कहीं से उचित नहीं है। और जो एक लोगों के मन में शक था इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर, वो कहीं न कहीं उसमें सत्यता दिखाई। राज्य सरकार क्या करने वाली?
राज्य सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार के संज्ञान में आया है और आज डेफिनेटली राज्य सरकार इस मामले को देख करके कोई न कोई एक लाइन लेगी। वाह, अब ठाकरे सरकार ने बिहार से मुंबई आए हुए एक सीनियर आईपीएस पुलिस अधिकारी को कोरोना के बहाने के नीचे 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि ठाकरे सरकार, मंत्री ये सुशांत सिंह और रिया वाले मामले की जांच से इतना डर क्यों रहा है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग इस हत्याकांड में पूछताछ के लिए सामने आए हैं। पेचीदा मामला है, इसीलिए 48 दिन तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बिहार पुलिस कॉम्पिटेंट है, सही दिशा में है और इस मामले को हल करने के प्रोसेस में है। जब तक उनके पिताश्री मांग नहीं करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि सूर्योदय जैसे पूरब में होता है, वैसे स्पष्ट हो गया है कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना भूल चुकी है और पूरी सरकार लगी हुई है कि इसको कैसे मैनेज करें, मैनिपुलेट करें कि इन्वेस्टिगेशन न हो। और जो 45-46 दिन में उन्होंने नहीं किया है, जो रास्ता लिया था कि केस को क्लोज करके एक सुसाइड थ्योरी की ओर चले जाएं, वो आप लोग के माध्यम से और सुशांत के शुभचिंतकों के माध्यम से ये अब परत दर परत खुलते जा रहा है कि सुसाइड नहीं, ये मर्डर का केस स्पष्ट होते जा रहा है। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना स्पष्ट रूपेण, जिसको ब्लेटेंट बोलते हैं, प्रशासन का इंटरफेरेंस हो रहा है एक इन्वेस्टिगेशन में, तो आखिर किसको बचाने के लिए? कौन ऐसे लोग हैं जिसके लिए कोरोना भूल के महाराष्ट्र सरकार इसी में लगी हुई है? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार का रवैया शक के घेरे में रहा है। अब बिहार से बड़े अफसर इसकी जांच के लिए मुंबई आए, आते ही उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया। इसके पहले भी बिहार की पुलिस आई है, रोज़ हजारों लोग आ रहे, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता। पर जब बड़े अफसर इसकी जांच के लिए आते हैं, वे जांच के मूल तक जाएंगे, सत्य देश और दुनिया के सामने उजागर होगा, इस भय के कारण उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन जबरन किया जाता है। कौन सा सत्य महाराष्ट्र की सरकार छुपाना चाहती है? मुंबई पुलिस को खुले तौर पे काम करने नहीं दिया जाता। उन्हें अगर दखलंदाजी किए बगैर काम करने दिया गया होता तो देश भर से जो मांग उठ रही है सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, वो मांग नहीं उठती। बिहार की पुलिस को महाराष्ट्र की सरकार सहयोग नहीं करती और देश की जनता मांग कर रही है सीबीआई को मामला सौंपा जाए, वह मामला सीबीआई को नहीं सौंपती। कौन से ऐसे बिंदु है, कौन सा ऐसा सत्य है महाराष्ट्र की सरकार उसे छुपाना चाहती है? कुछ बातें सामने आई है कि मौत के एक दिन पूर्व सुशांत के घर पर कोई मंत्री पहुंचे थे। क्या सच्चाई इस बात में? क्या इस प्रकार की कुछ सच्चाई छुपाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का इस प्रकार का रवैया रहा है? देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। हम वहाँ से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी पदाधिकारी, अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ तो दिख रहा है, इसमें बोलने की क्या जरूरत। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए सोमवार को गौरी गणेश पूजा से 3 दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है और राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में राम जन्म जैसा उल्लास है। और इसी बीच श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय ने बताया है कि कई संत अयोध्या पहुंच चुके हैं और वीएचपी के प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र आगे हैं और हरिद्वार से भी अखाड़ों के कई महंत आ गए हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ अनेक संत आ गए हैं। हमारे ट्रस्टी युग पुरुष परमानंद जी महाराज पधार चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के
हमारे प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद जी भी हैं। हरिद्वार से भी अखाड़ों के अनेक महंत आ गए हैं। कल शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत, सरकारेवा सुरेश भैया जोशी और अन्य पदाधिकारी भी कल रात्रि तक आ जाएंगे। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर सभी में उत्साह है और 5 अगस्त का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कई विपक्षी पार्टियों के नेता इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। इस पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। साक्षी महाराज ने कहा है कि सवाल वो खड़े कर रहे हैं जिनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं था, और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। वो खड़े कर रहे हैं जिनका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं था, या जो राम जन्मभूमि के विरोधी थे, अथवा जो भगवा को आतंकवादी सिद्ध करने में लगे हुए थे। ऐसे लोग विभिन्न तरीके से प्रश्न खड़े कर रहे हैं, परंतु सारा देश और विदेश में रहने वाला भी राम भक्त बहुत प्रसन्न है। एक नए युग का प्रारंभ 5 तारीख से होने जा रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अशुभ दिन तो वो था जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया था। खून खराबा हुआ था, विघ्न बाधाएं पैदा हो गई थी। ये तो बहुत सोच के 5 अगस्त का शुभ दिन रखा गया है, और मोदी जी बिना मुहूर्त के कुछ करते ही नहीं हैं। चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे मंदिर का मामला हो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, न कोई झगड़ा, खून का एक कतरा भी कहीं नहीं गिरा। इससे बढ़िया मुहूर्त कुछ और हो नहीं सकता। देखिए, कोरोना पीरियड है। अब कोरोना से कोई मर सकता है, किसी को लक्षण पॉजिटिव आ सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया गलत मुहूर्त पर, अमित शाह जी को हो गया, इसको हो गया, उसको हो गया। लेकिन दिग्विजय सिंह जी भूल जाते हैं 2,500 करोड़ रुपए के मालिक, दिग्विजय सिंह से भी बड़े कांग्रेस के नेता माननीय मुकुल वासनिक कोरोना से खत्म हुए। तब इन्हें कौन सा गलत मुहूर्त निकाला था? हमको मुकुल वासनिक की मृत्यु पर भी बहुत दुख है, और हमारी कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण जो हमारे ज़िले की प्रभारी थी, उनकी मृत्यु पर भी गहरा दुख है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बीमारी किसी को हो सकती है, मृत्यु के अनेक कारण हो सकते हैं, पर इन सारी घटनाओं को 5 अगस्त से जोड़ना और ट्वीट करना, तो इन 5 अगस्त को लेकर इन घटनाओं को जोड़ के लोग ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि मौत की सजा सुनाए गए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को तीसरी बार काउंसलर एक्सेस दिया जाए और उनके लिए एक वकील भी तय किया जाए। दरअसल सोमवार को इस्लामाबाद
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अतहर मिनलाह ने सुनवाई करते हुए सरकार से यह कहा है कि वो भारतीय अधिकारियों से संपर्क करे और अदालत का कहना था कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दें और उनके विदेश कार्यालय के जरिए उनसे संपर्क करें। कोर्ट ने 3 सितंबर को अगली सुनवाई करने की तारीख दी है। दरअसल पाकिस्तान की कैद में मौजूद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सरकार भारत का जासूस बताती है, जबकि भारत का कहना है कि वो एक पूर्व नौसेना अधिकारी है और बिजनेसमैन है। को दोबारा ये ऑप्शन दिया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इंगेज करना चाहते हैं लॉयर, तो फेडरल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर वो डायरेक्टली खुद लॉयर इंगेज करें तो फिर हम इसमें एटेंजन सब क्या इंडियन लॉयर्स यहाँ अपीयर हो सकते हैं या पाकिस्तानी लॉयर के जरिए? पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस करने के एंटाइटल्ड लोग सिर्फ वो लॉयर पाकिस्तान इंडियन लॉयर्स या उनकी टीम उसको असिस्ट कर सकते हैं यहाँ पाकिस्तान? वो अभी ऑप्शन कोई कंसिडर नहीं किया। अब जब वो एंगेज करेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन के मौके पर बालिकाओं को खास तोहफा दिया है। सीएम ने प्रदेश में 10 नए सरकारी कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और आपको बता दें कि पंचकूला के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम ने ये बड़े ऐलान किए हैं। सचिव में वर्षों तक अपना योगदान देता रहता है और हम आज बहुत ही प्राचीन उत्सव है। आदिकाल से याद भी नहीं है कब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई होगी। हमने इंद्र इंद्राणी की कहानी भी सुनी है, रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। हमने भगवान कृष्ण की द्रौपदी की बात भी सुनी है रक्षाबंधन को लेकर के। इस रक्षाबंधन के समय ये बात अलग है कि अब प्रचलित ढंग से ये एक भाई बहन का त्योहार बन गया है, लेकिन अगर हम अपने सांस्कृतिक इतिहास को देखेंगे तो केवल भाई बहन ही नहीं, जिस भी चीज की रक्षा करने का कोई संकल्प लेना होता था तो रक्षा सूत्र बांध करके वो संकल्प दिलाया जाता था। आज के दिन हमने रक्षाबंधन के साथ साथ एक नए और कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है, वो है वृक्षाबंधन। वृक्षारोपण भी इन्हीं दिनों में होता है सामान्यतया। तो ये संकल्प लिया है कि वृक्षों को भी सूत्र बांधें और वृक्षों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, ये भी आवश्यक है। देश की सीमाओं पर सैनिक होते हैं, मातृभूमि की रक्षा, ये भी एक संकल्प लिया जाता है। सैनिक आपस में भी एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं। जिस बेटी को हम आगे समझते हैं कि समाज में वृद्धि होती है, अगर उन बेटियों को ही हमने मारना शुरू कर दिया तो हमारे समाज का क्या बनेगा? यानी एक ऐसी भयंकर विकृति इस ओर हम आगे बढ़ रहे थे। आपको ध्यान होगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद यह विचार किया कि मुझे इस कुरीतों को खत्म करना है, और उन्होंने सबसे पहले आकर के हरियाणा में आह्वान किया, क्योंकि हरियाणा की स्थिति बहुत खराब थी। हमने 5.5 साल में जितने सरकारी कॉलेज बनाए हैं, ये पिछले 48 साल से भी अब ये संख्या ज़्यादा हो गई है। पहले उन 48 साल के अंदर केवल 75 कॉलेज खोले गए थे, और आज मैं अगर इन 11 कॉलेज को मिला लूँ तो हमारे 97 कॉलेज हो गए हैं सरकारी कॉलेज। तो इस प्रकार से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, खास करके बालिकाओं की शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ में बेटी को आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़ने के लिए उच्चतर शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए ये कार्यक्रम हमने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 105 लोगों को गृह प्रवेश करने पर और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेश में 11 नए कॉलेज का निर्माण करने की घोषणा की गई है और सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए राजकीय कॉलेज खोले हैं। अब प्रदेश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर बेटियों को 15 किलोमीटर से ज़्यादा कॉलेज में जाने के लिए सफ़र तय करना पड़ेगा। इस पावन पर्व पर कैथल और कुरुक्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 210 लोगों को घर की चाबियां सौंपी गई हैं।
आज इस अवसर के ऊपर जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरे लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर 2 स्थानों पर कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर लगभग 210 जो लाभार्थी थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज उनको हमने चाबियाँ वितरित की हैं, आज कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनको दिया है। इसके लिए मैं इस पर्व के ऊपर उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज उन्होंने 2 कन्या महाविद्यालय भी दिए, जो एक मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारी कोई बेटी, हमारी बहन कोई भी 15 किलोमीटर से ज़्यादा परिधि के अंदर उसे नहीं जाना पड़ेगा, उस परिधि के अंदर ही उसको एक कॉलेज मिल जाएगा पढ़ने के लिए, अगर कोई बेटी वहाँ पढ़ने के लिए जाती है। ये एक बहुत बड़ा कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि 2022 तक सब लोगों को अपना मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने हमें लॉन्च की थी, उसके तहत आज हमारे मुख्यमंत्री जो प्रदेश के, उन्होंने आज रक्षाबंधन के दिन पर कल ही हमारे भाई नैब सिंह सैनी ने आदरणीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, 2 दिन पहले प्रोग्राम बना कि सभी को इस प्रकार से जो हम लोगों को बेनिफिशियरी हैं उनका एक फंक्शन रखा जाए। तो आज हमारी एडीसी महोदय मैडम हुड्डा जी ने इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया, कैथल के आयोजन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस था मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से हमें एड्रेस किया। आज जितने भी बेनिफिशियरी थे उनको हमने आज चाबियाँ दी हैं प्लस उनको सर्टिफिकेट दिए हैं। मैं आज का जो दिन बहुत सौभाग्य का दिन है। आज गवर्नमेंट कॉलेज आज मुख्यमंत्री जी ने बताया जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज और भी दे दिया है, तो बहुत बड़ी सोच है। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विज़न है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निदान के लिए आदेश भी दिए। और इस मौके पर जेपी दलाल ने घोटाले के आरोप पर कहा कि जेजेपी और बीजेपी की सरकार में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है, अगर हुआ भी होगा तो आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और जेजेपी बीजेपी ने मिलकर प्रदेश को पारदर्शी सरकार दी है, प्रदेश में विकास लगातार हो रहा है। का काम जो है कोरोना काल में घर बैठे बैठे सोशल मीडिया से दुष्प्रचार करना है। एक भी काम ऐसा नहीं है जो कार्रवाई हमारी सरकार ने ना की। हम खुद ही जांच करते हैं, खुद ही अनियमितता पकड़ते हैं, खुद ही कार्रवाई करते हैं। विपक्ष फिर बयानबाजी करता है कि ये घोटाला हो गया। क्यों? उनकी सरकारों में घोटाले होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोटी मोटी अनियमितता भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाता। विपक्ष को उसको घोटाला कहे, कुछ और कहे, हाँ विपक्ष अपने आप को ये चीज़ हमारे संज्ञान में लाए और देखे कि हम कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। अगर हमारे सरकार में कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी थोड़ी सी भी अनियमितता करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाए। हरियाणा बीजेपी ने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा कार्यक्रम के तहत 3 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पौधे लगाने की शुरुआत की है। अंबाला में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी शुरुआत की है और इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया मौजूद रहे और इस दौरान मंच से बोलते हुए अनिल विज ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि पेड़ हमें जीवन में प्रेरणा भी देते हैं। पौधारोपण की हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। सबसे पहले मैंने धनखड़ जी का प्रदेश का अध्यक्ष बनने पर सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम अंबाला छावनी में करने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का इसलिए भी अभिनंदन करना है कि उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत पौधारोपण के कार्यक्रम से करने जा रहे हैं। विकासनगर जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में विकास सिर्फ फाइलों में ही हो रहा है और यहाँ के हालात भी राम भरोसे हैं और यहाँ आए दिन बरसात किसी न किसी इलाके की भयावह तस्वीरें दिखाती ही रहती है। अब ये ख़तरनाक मंजर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कालसी के बड़नू गांव का है, जहाँ पर शिलिखित पंचगांव
थैना मंदिर को जाने वाली कई किलोमीटर पैदल मार्ग सालों से बदहाल है और इस मार्ग पर बना पुल 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लिहाजा बरसात में हालात बद से बदतर हो गए और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश के बाद गदेरे में पानी ने क्या कोहरा मचा रखा है, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण बांस के सहारे इस गदेरे को पार कर रही हैं। रानीखेत के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के तबादले को लेकर व्यापार मंडल रानीखेत, नगर पालिका चिलियानोला और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इसे लेकर लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्मोड़ा जिले का पहला कोरोना संक्रमित केस रानीखेत में ही आया था और उस समय कोरोना को लेकर जनता में काफ़ी दहशत थी। उन परिस्थितियों में उपजिलाधिकारी ने बड़े ही संयमित तरीके से उस स्थिति को संभाला था और उपजिलाधिकारी ने समय समय पर हर स्थान को सैनिटाइज भी करवाया और 24 घंटे स्वास्थ्य विभाग और सीमाओं पर नजर रखकर कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ने दिया। इसी तरह से जिलाधिकारी की ओर से क्षेत्र के लिए किए कार्यों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने उनके तबादले पर रोक लगाने की मांग की है। जैसा कि सुनने में आया है कि उपजिलाधिकारी महोदय रानीखेत का स्थानांतरण पिथौरागढ़ को होने जा रहा है, इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। जिस सरलता से और जिस प्रशासनिक क्षमता के साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है, उसका सब रानीखेतवासी और मंडलवासी उसका धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि उनका स्थानांतरण कोरोना संक्रमण काल तक का ना हो पाए और न यथावत रानीखेत में ही रखा जाए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी के कमटी थाना पुलिस ने स्कूटी सवार 2 युवकों को 15 किलो 190 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस मौके पर थाना अध्यक्ष कमटी कविता रानी ने बताया है कि रविवार को नैनबाग चौकी पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी और इस दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों को रोका गया। उनके पास 2 बैग थे। तलाशी लेने पर उनके पास से 15 किलो 190 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ है और आरोपियों के मुताबिक वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैं और उन्होंने ये डोडा पोस्ट पंतवाड़ी के राजेंद्र नामक व्यक्ति से 14,000 रुपये में खरीदा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कल शाम पुलिस द्वारा चौकी नैनबाग के बैरियर के पास 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम रमनदीप, दूसरे का नाम मोहित है, जो हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे, जिनके कब्जे से 15 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। ये लोग नैनबाग के तरफ से हरियाणा जा रहे थे। इनके विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 36/20 8/15 NDPS पंजीकृत किया गया। दूसरे के विरुद्ध 37/20 8/15 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। नैनीताल से काला ढूंगी मार्ग में चारखेत गांव में पिछले काफ़ी समय से गुलदारों की दहशत बनी हुई है और गुलदार घरों की छतों और दरवाजों में आकर ग्रामीणों को भयभीत कर रहे हैं और ग्रामीणों के अनुसार ये गुलदार अन्य गुलदारों के साथ उनके मवेशियों को मारकर खा चुके हैं और आज लगभग 1 वर्षीय गुलदार खेत में लगे पिंजरे में रात को फंस गया और सवेरे ग्रामीणों ने गुलदार की गुर्राहट सुनकर वन विभाग को सूचित किया और रेंज अधिकारी प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम गुलदार को खेत से लेकर सड़क तक लाई और वाहन में रानीबाग
रेस्क्यू सेंटर ले गई। ये गुलदार पकड़ा गया है। हमने 25 दिनों से ये पिंजरा लगवाया था और हमने ज्ञापन आपका एसडीएम, डीएम और वन विभाग को दिया था, जिसमें आरओ साहब ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करके तुरंत पिंजरा लगवाया। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी भी 3 गुलदार और हमने देखे हैं इस यहाँ पर अपने ग्राम सभा में, इनका भी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये निवेदन करता हूँ कि दोबारा पुनः ये पिंजरा लगे। परेशानी ये कर रहा था कि यहाँ पर घरों के अंदर आ जा रहा था और दिन में दोपहर 2 बजे भी ये घरों में आके बकरियां मार जा रहा था, हमारे ग्रामीण के घरों के अंदर आके। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि ये रात में यहाँ पर पिंजरे के अंदर, ये हमारे घर के अंदर, वहाँ पर नाखून मारे इसने दरवाजे में, इसलिए बहुत दहशत थी। लोग अपने घरों से भी नहीं निकल पा रहे थे। आज से 1 महीना पहले तकरीबन 1 महीना पहले हमें चारखेत के ग्रामवासियों की एक शिकायत मिली थी कि यहाँ गुलदार का आतंक हो रखा है। उसने कुछ बकरियां मार रखी है और 1 आध कुत्ते भी मार रखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ गश्त करवाई पहले, तदुपरांत हमने यहाँ पिंजरा लगाया। आज उस पिंजरे में बाघ लेपर्ड पकड़ा गया है। इसके बाद अभी फिर गश्त करवाई जाएगी कुछ दिन, और ट्रैप कैमरा हमने यहाँ लगवाए हैं। कुछ दिनों बाद फिर देखते हैं क्या हो। इस गुलदार को रेस्क्यू सेंटर रानीबाग ले जाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान घोष ने ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। 5 अगस्त को पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की घोषणा पर भी सवाल खड़े किए और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। पुनर्निर्माण के लिए समाज लड़ाई कर रहा है। विदेशियों के साथ लड़ाई किया और मुगलों पाठनों के साथ, अंग्रेज के साथ, यहाँ की जो अंग्रेज परस्त सरकार था उसके खिलाफ भी लड़ाई किया और लाखों लोग बलिदान भी दिए। और वो मंदिर आज बनने जा रही है सर्वसम्मति से, सुप्रीम कोर्ट का और जजमेंट से वो बन रही है। इसलिए पूरा देश में उमंग और उत्साह है, लोग उसको मनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की ये जो सरकार है, मानवता विरोधी और हिंदू विरोधी सरकार पश्चिम बंगाल में, फिर भी उसी 5 तारीख जो पुनर्निर्माण की तिथि है उस दिन भी लॉकडाउन घोषणा किया गया है। जबकि इसी महीना में मुहर्रम और ईद भी है। उसी तिथि को बचाने के लिए 3-4 बार तिथि का परिवर्तन हुआ है। मैं सरकार से निवेदन किया है कि लोगों को उत्साह देखते हुए, लोगों को श्रद्धा को देखते हुए 5 तारीख को लॉकडाउन से दूर रखा जाए कि लोग पूजा पाठ उत्सव मना सके। हाँ, तो कुछ लोगों का समय है कहानी रचने के लिए, वो रचे। भाजपा अपने दम पर काम कर रही है। अपने पूरा हर कार्यकर्ता और हर एमपी के ऊपर हमारी भरोसा है, वो हमारी पार्टी के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। जिनको भाजपा की अग्रगति से तकलीफ हो रही है वो लोग ये सब समाचार बना के भेज रहे हैं और समाज सब देख रही है। सोमवार को अंबाला में कोरोना के 9 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या यहां पर 295 हो गई है और सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह के मुताबिक 38 मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। नए मरीजों की अगर बात की जाए तो अंबाला शहर से 7 और अंबाला कैंट से 2 नए मरीज सामने आए हैं। अंबाला जिले में टोटल 9 नए संक्रमण के केस सामने आए हैं। इन 9 संक्रमण के केस को मिला के जो अंबाला जिले में जो पॉजिटिव केसों की संख्या है आज तक 1710 पहुंच गई है और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो घट के 298 रह गई है, क्योंकि आज लगभग 38 केस डिस्चार्ज भी हुए हैं। 38 केस डिस्चार्ज होने के साथ साथ जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो 1398 पहुंच गई है। जो आज संक्रमण के मामले सामने आए हैं इनमें 2 अंबाला कैंट से हैं और 7 अंबाला सिटी से हैं। और ये सारे के सारे मामले आपको मैं बता दूं, जो पुराने पेशेंट्स हैं उन्हीं के कॉन्टैक्ट हैं। इनमें अभी ये नहीं है कि नया कोई किसी घर से हुआ आया हो। जो पुराने पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट हैं उन्हीं को और इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। जिनको सिम्टम थे 3 पेशेंट्स को, उनको मेडिकल कॉलेज मुलाना और फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में भेजा गया है। बाकी को हमने कोविड केयर सेंटर में भेजा है, और या जिनके घर में रहने की फैसिलिटी है, यानी अलग से उसके लिए रूम्स है, अलग से टॉयलेट्स हैं और घर वालों से ना मिल सके, घर वाले उसकी सेवा कर सकें दूर से ही, तो उनको हमने आइसोलेट कर रहे हैं। और जेडीयू नेता तेजस्वी यादव मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार में बाढ़ और कोरोना के हालातों पर उन्होंने कहा कि सरकार अनदेखी कर रही है और सरकार को जनता की चिंता नहीं है। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
सामने हम लोगों ने आंकड़े रखे, रियल पिक्चर रखा, जो धरातल की जो बात है। आप लोगों ने भी कोरोना और बाढ़ को देखते हुए देखा होगा कि कई वीडियो जो हैं वो सार्वजनिक हो रखी है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, गोल मटोल अपनी भाषा जो है केवल कागजी बात कह रही है, अधिकारियों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा, भाई निकलिए आप बाहर, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे सीबीआई की जांच की मांग करानी हो, या आपने देखा होगा जो हमने फिल्म सिटी की बात की, इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। बाढ़ को भी लेकर के इनकी क्या तैयारी है वो भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। तो सरकार जो है लिपापोती कर रही है पूरी तरीके से। बिहार जो है भगवान भरोसे है। लगातार जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कोरोना वायरस की जो संक्रमण है वो भी लगातार बढ़ रहा है, उसी को लेकर के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा है। देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल साप्ताहिक बाजारों के लगने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में कई जगहों पर साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं, जिसमें जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। इंद्रलॉक और सदर बाजार में साप्ताहिक बाजार बगैर अनुमति के लगाए जा रही हैं, जहां पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और वहीं बगैर अनुमति के लगाए जा रहे साप्ताहिक बाजारों को लेकर के उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश का ये कहना है कि अगर साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं तो इस बारे में अधिकारियों से बात की जाएगी। देखिए, साप्ताहिक बाजार जो लोग लगाते हैं, लॉकडाउन के कारण से उनका काम धंधा चौपट हो गया है, उनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्योंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है, जब कोई महामारी आती है तो उसके लिए कायदे कानून नियम बनते हैं, तो सभी लोगों को भारत सरकार के द्वारा निर्देशित कानूनों का पालन करना पड़ता है। अभी तक भारत सरकार ने, एलजी साहब ने कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया है जिसमें कि साप्ताहिक बाजार लगने की परमिशन है। लेकिन अगर जहाँ भी लग रहे हैं तो उससे संबंधित विभागों से हम बात करेंगे और आगे वो लगें ठीक प्रकार से, उसके लिए हम लिख करके भेजेंगे। लेकिन उनको लगने की जो नियम है तो उसके लिए जहाँ भी वो बाज़ार लगते हैं वहाँ मार्किंग हो जाए, डिस्टेंस का हो जाए। एक कोई भी अगर पटरी लगाता है तो उस एक पटरी के बीच से दूसरी पटरी के बीच 5-6 फुट का गैप हो। और बाज़ार में जो लोग आते हैं उनको भी अवेयरनेस किया जाए, वहाँ कोई बैनर लगा हो, कोई हैंडबिल वहाँ बट रहा हो, कोई हैंड माइक लेकर के मार्केट के लोग वहाँ लोगों को जागृत कर रहे हों। तो ये सारे काम हमें करने पड़े। हिमाचल के हमीरपुर में कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ रहे अनुबंध पर लगे चिकित्सकों का या चिकित्सा अधिकारियों का 150% ग्रेड पे बंद किया गया है, जिससे नाराज होकर हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। संघ का आरोप है कि डॉक्टरों का वेतन को काटना तर्कसंगत नहीं है और इसका पूरे जोर से वो विरोध करते हैं। और हमीरपुर में संघ के महासचिव ने सरकार को चेतावनी भी दी। है हमारा वो ये है कि हमारे जो अनुबंधित मेडिकल ऑफिसर्स लगे हैं, जो नए लगे हुए हैं, उनको जो है वो जो ग्रेड पे जो सबको मिलती है एक 150%, जो सारे अनुबंधित कर्मचारियों को, प्रदेश सरकार के अनुबंधित कर्मचारियों को मिलती है, वो हमारे डॉक्टरों की जो है वो काटी जा रही है। देखिए, इस पैंडेमिक में ये जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, ये इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे डटे हुए हैं। तो हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस समय, इस पैंडेमिक के समय इन कोरोना वॉरियर्स का ग्रेड पे काटना क्या तर्क संगत है, जो कि सारे के सारे अनुबंधित कर्मचारियों को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार में, तो इनका ही क्यों काटा जा रहा है। और देखने में ये आया है कि कुछ जिलों में काटा गया आज और कुछ में नहीं काटा गया। तो ये भी सरकार से सवाल है कि क्या वो जिले हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं आते हैं, या सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट क्यों दिशा निर्देश इसमें अभी तक जारी नहीं किया। चलिए फिलहाल रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पंचकुला में पड़ोसी ने एक परिवार के लोगों पर धारदार हथियार से वार कर दिया और घायलों में 13 साल की बच्ची भी शामिल है। घायल रमेश ने बताया कि पड़ोसी ने तेज आवाज में म्यूजिक बजा रखा था और विरोध करने पर युवक बाहर आया और उसने हथौड़ी से वार किया। शोर सुनकर घरवाले भी बाहर आए तो उन पर भी उसने हमला कर दिया और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। कितने बजे की बात है? आज सवेरे 7 बजे की बात है जी। जब आप लोग मैं सवेरे गया 5 बजे जी, तो बड़ी तेज से डायरेक्ट चला रखा था, तब भी कुछ नहीं बोला उसको। गाने गंदे गंदे गाने लगा रखे इसने, कोई धार्मिक गाना कुछ नहीं। फिर मैंने कहा भाई तू गाने चला रखे हैं, इसकी आवाज़ कम कर ले। इतनी आवाज़ कही नहीं। इस पड़ोस में मेरे घर है इसका राज का, संजय का, उसके लड़का क्या बड़े नाम का नहीं, बड़े नीतीश। मैंने कहा भाई इसकी आवाज़ कम कर ले। सामने से वो आया, उसका गया था लड़का, पूछी नहीं उसने कैसे खड़ा था। मैं अपने ऐसे खड़ा हुआ, आया धाड़ से तोड़ी मार दी हमें। कितने लोगों को लगी? आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? 7 आदमी, हम 6-7 आदमी मारता तक सबको लगी है। बच्चे भी हैं इसमें? बच्चे भी 13 साल की बेटी है, मेरी बेटी एक का सीट से मोबाइल बच्ची है मेरी का, उसके 2 पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट करी, रात भी करी थी। रात में कहते जाओ पर रात को मारता था। अच्छा, रात ही मारा? रात ही मारा था। मतलब सवेरे निपट जाएगी, और सवेरे प्लान रखा था, सवेरे यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी तहसील क्षेत्र में वायरल बुखार से हुई आधा दर्जन लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन जाग उठा है। वहीं आज एसडीएम बिंदगी की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर बीमार पड़े सैकड़ों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है और साथ ही सभी बीमार पड़े लोगों की कोरोना, डेंगू और मलेरिया की भी जाँच करवाई गई है। आपको बता दें कि बिंदगी तहसील के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के नौनारा और टकोला ग्राम सभा में पिछले कुछ दिनों से विचित्र बीमारी ने अपना पांव पसार लिया है, जिससे अब तक मासूम सहित आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं अब तक 250 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मेरे गांव में समस्त आदमी, यहाँ की जनता सब बीमार है और लोकल स्तर से जहानाबाद से कानपुर तक इलाज करवा रहे हैं और यहाँ के सरकारी अस्पतालों में कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सर गांव में आके इसकी जांच की जाए और अच्छी तरह से इसका वो की जाए। हमारे यहाँ करीब 100 से 150 के लोगों लगभग बीमार हैं और करीब 40-50 लोग यही लोकल क्षेत्र में इलाज करवा रहे हैं। बाकी करीब 30-40 लोग कानपुर में इलाज करा रहे हैं। इसके बाद करीब 2 आदमी वेंटिलेटर में हैं और करीब 4-5 आदमी आईसीयू में हैं। और यहाँ जिनके भी जांच हो रही कानपुर में, सबको डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। उसी के चलते जिन लोगों को ये जानकारी नहीं थी पहले, उसी के चलते 3 लोगों के हमारे यहाँ मृत्यु हो गई। एक माया देवी, दूसरी रानी देवी, तीसरी प्रमुख रे। और जब से बीमारी करीब धीरे धीरे करके 1 महीने से इतना ज़्यादा पैर पसार रहा है, इसमें बहुत लोगों को गांव से पलायन भी करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नहीं, आए दिन 15 दिन से हम यहाँ निरंतर कैंप कर रहे हैं और निरंतर साफ सफाई के प्रशासन की तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है, हमारी तरफ से भी ध्यान रखा जा रहा है। गांव में कई जगह देखने पे आया कि गंदगी बहुत मिली है, जिस पर निरंतर सफाई का काम चल रहा है। हमारी टीम द्वारा प्रत्येक दिवस पे जांचें करी जा रही हैं। आज हम लोग डेंगू, कोरोना और मलेरिया की भी जाँच चालू की है। लगभग कितने लोगों की जाँच? लगभग अभी तक हम लोगों ने फिलहाल अभी तक 12 लोगों की कोरोना की जांच कर चुके, जो नेगेटिव पाई गई है। 6 डेंगू के सैंपलों को जिले भेज दिया गया है और 6 मलेरिया की स्लाइड बनाई गई है। आज भी मंगलपुर, टकौली और नौनारा में ही हम अभी नौनारा ग्राम पंचायत में ही खड़े हुए हैं और पिछले 15 दिन से लगातार यहाँ पे हर अल्टरनेट डे पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों का टेस्टिंग हो रहा है। अभी आज से डेंगू वाली टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, तो उसमें पूरी तरह से प्रशासन उस पर सजग है और लगातार इस पर निगरानी कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। विगत 24 तारीख से आज 1 तारीख तक लगभग 6 मौतें हो चुकी हैं। अब मौतें तो हो गई हैं, वो किस लिए हो गई है वो तो दिखवा।
डीएम के प्रवक्ता एस रनन ने प्रदेश के 3 लैंग्वेज के प्रपोजल के बारे में स्थिति साफ की है। एस रनन ने कहा है कि प्रदेश में 2 लैंग्वेज पॉलिसी बेहतर है, 3 लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 भाषा फॉर्मूला की अनुमति कभी नहीं देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यों से अपनी भाषा नीति को लागू करने की अनुमति देने की अपील की है। Opposing the trilingual policy, Tamil Nadu is a state which has always followed the 2-language policy. So this 3-language policy is an attempt to impose Hindi all upon us. For the last 50 years, we did not allow. There was continuously resolutions passed in the assembly, and our great leader Perarinyar Anna started this, and it continues now. And if we look at the progress the state of Tamil Nadu has made because of this 2-language policy, it is very evident that 3-language policy is not desirable. We are speaking on behalf of the state of Tamil Nadu. The state of Tamil Nadu will oppose any attempt by any forces to impose Hindi or Sanskrit. रुड़की के ढंडेरा गांव में एक कॉलोनी के बीच देशी शराब का ठेका खोले जाने से नाराज दर्जनों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और महिलाओं का आरोप है कि आबादी के बीच ठेका होने के कारण शराबियों की संख्या बढ़ रही है और शराब पीने वाले लोग कॉलोनी की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकतें भी करते हैं। पीड़ित महिलाओं ने इस संबंध में पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है और लेकिन समाधान न होने पर महिलाएं धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई और सूचना मिलते हुए स्थानीय पुलिस और रुड़की तहसील के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से महिलाओं को शांत करवाया गया। और वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि शराब के ठेके का मेन गेट बाहर है, लेकिन उसने कॉलोनी की तरफ भी ठेके का गेट खोला हुआ है, जिसके चलते लोग यहां से शराब खरीदते हैं और यहीं पर बैठकर पीते भी हैं और इसके बाद शराबी लोग नशे में धुत होकर कॉलोनी की महिलाओं से बदतमीजी भी करते हैं। खटखटाते हैं, नई नई बहुएं आ रखी हैं, पानी दो वहीं बाथरूम करते हैं और नहीं देते तो गाली देते हैं और वहीं थूक थूक कर जाते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा, पति हमारे यहाँ रहते नहीं, बाहर रहते हैं। इतना परेशान कर रखा इन्होंने हमें, जीना हराम कर रखा, ना दिन में ना रात को। दारू पी पी के करते हैं हंगामा। यहाँ पे दारू पीने वाले आते हैं दिन रात के 10 बजे तक ठेका खुलता है और ये छेड़ खाएंगे, गाली गलौज करेंगे। जीना आराम कर रखा हमारा, 1 साल हो गया। इन्होंने इतनी मुश्किल से फिर हमने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर आके बाद में कि हम कहाँ पे 3 दिन हो गए धरना दे रखा हमने। तो यहाँ पे हम अपनी सेफ्टी के लिए खड़े हैं यहाँ पे कि हमारी बहू बेटियों को अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ सुबह से सेफ्टी के लिए ठेका उठवाना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ बस्ती में नहीं ठेका होना चाहिए। एसडीएम से भी रिपोर्ट दे रखी हमने एप्लीकेशन, और बड़े सर भी आए थे, उनको भी दिखा रखा, सबको दे रखा। की ट्यूशन जा रही थी, मैंने स्कूटी निकाल ली, गेट मैंने खोला, उसने मेरा गेट पकड़ा। बोलता, मैंने बोला भैया गेट क्यों पकड़ रहा है? बोला तेरे बाप का घर है यो, तेरा कुछ है। मैं यहाँ धो रही, उस दिन भी थूक कर गया वो, यहाँ थूक के उसने, मैंने कहा थूक क्यों रहा? उसने गाड़ी देगा, बोली मैं गाड़ी यूज नहीं कर सकती वह गाड़ी, क्योंकि यहाँ थूकते हैं, हम उन्हें रोकते हैं तो हमें गाड़ी देते हैं। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये ठेका उधर जाइए, अगर उसने खोल रखा है तो अपना गेट दीजिए, अपना उधर का दीजिए रास्ता, हमारी यह रिक्वेस्ट है। इस रास्ते से होकर ना जाए वो रास्ते से, बस ये ठेके का रास्ता नहीं है सर, उस रास्ते से जाएगा वो जो भी जाएगा। हम नहीं है, हमने किसी के साथ में कोई मारपीट नहीं करा, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम यहाँ एक बैठे हैं और कुछ नहीं किया हमने। उनको गाड़ी गलौच नहीं कर रहे, गाड़ी तो वे हमें दे रहे, हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। कुल मिला के ये मैटर है कि यहाँ पे जो देशी शराब का ठेका है ये शिफ्ट कर दिया जाए, इसी को लेके इनका धरना इन्होंने इनके द्वारा किया गया और मेरे द्वारा इन्हें समझा दिया गया है कि इनको ऑफिस बुलाया गया है, इन्हें भी और ये जो जिनका ये शराब का ठेका है ये अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और उसके बाद जो बेस्ट होगा उसके बाद वो रिजल्ट निकलेगा। इनके द्वारा धरना खत्म कर दिया गया, ठीक है। द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इनकी जो भी डिमांड्स है वो जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष रखी जाएंगी। अभी उन्हें दूरभाष पर अवगत करा दिया जाएगा, सारी स्थिति के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। उसके बाद मैडम के द्वारा ये भी कहा गया है कि अपेक्षित निर्णय होगा पॉजिटिव, ठीक है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जैसलमेर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिला विधायक ने राखी बांधी और मुख्यमंत्री को मंत्री ममता भूपेश और विधायक कृष्णा पूनिया, शकुंतला रावत, गंगा देवी, सफिया जुबेर सहित अनेक महिला विधायकों ने राखी बांधी और मंत्री ममता भूपेश ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आरती भी उतारी। इस मौके पर सीएम ने सभी को इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी। राखी के त्योहार के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं, लेकिन कोरोना के इस दौर में कई बहन ऐसी हैं जो कोरोना से संक्रमित होने की वजह से अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकती। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में लगातार कोरोना के मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर अपने घर न जा पाने की वजह से ये त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं और देश के कोने कोने से कई ऐसी मार्मिक तस्वीरें आई जिसमें कहीं बहन ने अस्पताल में भाई के लिए राखी भेजी तो कहीं वीडियो कॉल से बहनों ने अपने रिश्ते को जीवंत किया। और देश में कोरोना को देखते हुए कई जगह ऐसा हुआ कि वीडियो कॉल के माध्यम से ही रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार को भाई बहनों ने खुशी खुशी मनाया। तो जिस तरीके से देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार एक तरफ जहां धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से कुछ तकलीफ भी लोगों को उठानी पड़ी। हिमाचल के जिला कुल्लू के मुख्यालय में एसपी कार्यालय और पुलिस थाने में दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने जाकर के पुलिस कर्मचारियों को राखी बांधी और उन्होंने पुलिस कर्मचारियों से ये भी प्रण लिया कि वो समाज में महिलाओं के प्रति हो रही अत्याचारों को कम करने का प्रयास करेंगे और दोषियों को जल्द सजा देंगे। और इस दौरान दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने एसपी कुल्लू से राखी बांधने की शुरुआत की और उसके बाद ढालपुर में खड़े ट्रैफिक कर्मियों सहित पुलिस थाना के लगभग सभी कर्मचारियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। हम जो है हर वर्ष रक्षाबंधन जो है सैनिकों के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मनाते हैं और इसी के साथ आज भी हमने एसपी सर से शुरुआत की, उनकी कलाई पे राखी बांधी और हमने उनसे ये प्रण लिया कि आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। हम जो है सैनिकों के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ मनाते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं और छुट्टी वाले दिन भी ये अपनी सेवाएं यहाँ देते हैं। और इनकी बहनें भी कई बार जो है इनकी बहनें जो है राखी नहीं बांध सकती इन्हें आकर, तो हम इन्हें राखी बांधते हैं। हम इनसे यही चाहते हैं कि ये हमारी रक्षा। उत्तराखंड के चंपावत के ऐतिहासिक बगवाल में मंच पर चढ़कर बगवाल को रुकवाना नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया है और बगवाल समाप्त होने के बाद मंदिर कमेटी और 4 खाम के बीच बैठक हुई, जिसमें नायब तहसीलदार सचिन कुमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया और भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार सचिन मंच पर जूते पहनकर गए और पीठाचार्य के हाथ से माइक छीना। उन्होंने कहा कि बगवाल एकदम शांतिपूर्वक तरीके से नियमों का पालन करते हुए हुई थी और वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम ने बताया कि मंदिर कमेटी और 4 खाम के लोगों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ तबादले की मांग की है, जिस पर जाँच की जाएगी और जिला अधिकारी के संज्ञान में भी इस मामले को लाया जाएगा। कोविड-19 के तहत किसी को रोका नहीं गया था और कोविड-19 यानी कि कोरोना की महामारी में हमारे यहाँ के देवी के जितने भी श्रद्धालु थे सब ने नियम का पालन करते हुए खुद वो मंदिर में नहीं पहुँचे, अपने अपने घरों में पूजा कर रहे हैं। और आप किसी भी बॉर्डर पर पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो 5 लाख की संख्या होती थी, आज यहाँ पर लगभग 100 की लगभग संख्या है। सब लोग कोरोना की इस महामारी में सरकार के साथ हैं और मीडिया के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं और हाईकोर्ट के बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं और कोई कोरोना की इस महामारी में अपने घरों में बैठ करके देवी की पूजा करने का काम कर रहे हैं। और आज यहाँ पर बगवाल हुई, ये हमारी परंपरा है, परंपरा को हम बनाए रखना चाहते हैं। सावन के आखिरी सोमवार के दिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और पवित्र छड़ी मुबारक अमरनाथ पहुंची और जहां पर महंत दीपेंद्र गिरी जी के साथ ही मंदिर के अन्य महंतों ने विशेष अनुष्ठान किया। और इस बार कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ की यात्रा निरस्त हो गई थी। हालांकि सरकार ने यात्रा चालू करने का निर्णय लिया, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसे निरस्त किया गया और राज्य के श्रद्धालुओं को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई।
चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।